यहाँ पर एक क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें क्या है, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस के 2 मॉलिक्यूल यानी 2 मोल बना रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ K1। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1 है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ K2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है किसके लिए, फॉर द रिएक्शन जिसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस के 2 मोल ऑक्सीजन का 1 मोल मिलकर जो है रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मोल बना रहे हैं। व्हाट इज़ K फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पर K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, यानी हमें जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, जो रिएक्शंस 2 हैं उनके बेसिस पर हमें जो थर्ड रिएक्शन है उसके लिए K की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा C। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। यहाँ हमारी तीनों रिएक्शंस हैं। पहली रिएक्शन जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, दूसरे के लिए K2 और तीसरे के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट रिएक्शन पर लॉ ऑफ मास एक्शन का उपयोग करेंगे और इनको एक्टिव मास के फॉर्म में लिख लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। तो पहली रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉ ऑफ मास एक्शन से हम जानते हैं प्रोडक्ट कहाँ चले जाता है, ऊपर की तरफ चले जाता है, ये एक्टिव मास इसका, और सामने जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पावर में चले जाते हैं। और उसके बाद जो है न्यूमरेटर ये ऊपर चला गया प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में नीचे क्या हो जाएगा, एक तो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है ना, इसका 1 मोल है, और O2 ऑक्सीजन गैस है, इसका 1 मोल है। ठीक है, तो ये हमारी जो है लॉ ऑफ मास एक्शन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हो गई हमारी पहली रिएक्शन के लिए। अब दूसरी रिएक्शन के लिए हम देखेंगे। सेकंड रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने पर NO2 इसकी पावर, इसका ऑर्डर 2 हो गया है ना, 2, और ये जो है नीचे इधर रिएक्टेंट्स आ जाएंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसके 2 मोल है ना, और ये ऑक्सीजन का 1 मोल है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन में जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 की वैल्यू हो गई सेकंड रिएक्शन के लिए। अब हमारा थर्ड जो रिएक्शन दे रखी है उसके लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे गोल्डबर्ग वागे का। तो K की वैल्यू हो जाएगी K इज इक्वल टू N2, ये प्रोडक्ट हो गया, इसकी पावर हाफ हो जाएगी O2, और यहाँ पर NO2 है। ठीक है, अब हम इन तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को वॉच करेंगे है ना, रिएक्शन के बेसिस पर। तो जैसा कि हम जानते हैं K1 और K2 के बेसिस पर हमें K की वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें K1 K2 जो रिएक्शन है उसमें क्या है, रिएक्टेंट N2 और O2 किधर है, लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पर जो है राइट साइड में है ना हमारा जो है थर्ड रिएक्शन में। तो इसका मतलब हमें फर्स्ट रिएक्शन को पलटना पड़ेगा ताकि हमारा जो है N2O2 थर्ड रिएक्शन की तरह किधर, राइट साइड में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस रिएक्शन को पलट देंगे, और जैसे ही हम रिएक्शन को पलटेंगे तो क्या हो जाएगी, K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/K1 है ना, क्योंकि ये सब चीज़ उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही इसकी वैल्यू को पलट देते हैं है ना, K1 की। तो यहाँ पर हम जो है इसको रिएक्शन को पलटेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/K1 हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, यहाँ पर हमने इसको पलट दिया है रिएक्शन को, तो ये
ऊपर और नीचे हो गए तो ये क्या हो गई, इसकी वैल्यू 1/K1 हो गई। इस रिएक्शन को भी हम पलट के दिखा देते हैं। ये हमने रिएक्शन को भी पलट दिया है। उसी तरह हमारा अब हम जो है सेकंड रिएक्शन को देखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट रिएक्शन में इसको भी हम यहाँ पर पलट देते हैं। ये हमने यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन को भी पलट दिया है। अब हम सेकंड रिएक्शन K2 वाले को अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, Na2, यहाँ पर जो है NO2, यहाँ पर NO2 लेफ्ट में है और यहाँ पर NO2 राइट में है। यानी हमें इस रिएक्शन को भी पलटना होगा जो है थर्ड रिएक्शन की तरह बनाने के लिए। तो हम इसको भी पलट देंगे यहाँ पर भी और K2 की वैल्यू को भी। तो यहाँ पर हमने सेकंड रिएक्शन को भी पलट दिया है थर्ड के बेसिस पर। तो यहाँ पर K2 क्या हो जाएगा, 1/K2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/K2 हो जाएगा। तो उधर हम K2 की वैल्यू को भी पलट देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको भी जो है पलट देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/K2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है रिएक्शन को पलट दिया है। तो जो है यहाँ पर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 1/K2 हो गया। अब ये दोनों रिएक्शंस फर्स्ट और सेकंड हमारी थर्ड रिएक्शन की तरह जो है राइट और लेफ्ट में हो गई। अब हम इन दोनों रिएक्शंस को थर्ड रिएक्शन के हिसाब से बैलेंस करेंगे, ठीक है ना, उसके इक्वल बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमारी थर्ड रिएक्शन जो है जिसके लिए हमें K की वैल्यू निकालना है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है। तो हमें फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं उसके बेसिस पर इसको इसके इक्वल बनाने का प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसको इसके इक्वल K के इक्वल 1/K1 और 1/K2 को K के इक्वल किस तरह से किया जा सकता है। अब हमारे सामने ये तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, है ना। एक तो जो है 1/K1, 1/K2 और K। तो आगे क्या होगा कि हमें ये जो थर्ड रिएक्शन प्राप्त हो रही है ये किसके बेसिस पर हो रही है, फर्स्ट और सेकंड के बेसिस पे, है ना, इन दो रिएक्शंस के बेसिस पे। यानी हम इस रिएक्शन को प्लस करेंगे तो हमें क्या होगा, थर्ड रिएक्शन हमें प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये हम इक्विलिब्रियम साइन क्या होता है, यानी ये क्या होता है, इक्वल का होता है। तो हम इसको अगर बराबर मान लें तो बराबर के दोनों तरफ 2n से 2n हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इधर 2NO2 बचेगा, इधर क्या बचेगा, N2 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 2O2 बचेगा, है ना, 2O2 बचेगा क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, N2 और यहाँ पर 2NO2। यानी यहाँ पर अगर हम इस रिएक्शन से अगर हमारा ये जो आंसर आया उस रिएक्शन को कंपैरिजन करें तो ये वाली रिएक्शन क्या है, डबल है, किसकी, इसकी, हमारी थर्ड रिएक्शन की, ठीक है ना। तो इस डबल को हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ। तो ये जो काम हमने यहाँ पर किया है इसी को हम वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यू के साथ करना पड़ेगा और डबल को क्या करना पड़ेगा, जो है हमारी थर्ड K की वैल्यू लाने के लिए हाफ करना पड़ेगा, है ना, इसका रूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम यही काम करते हैं उधर। तो उधर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के साथ हम यही काम करेंगे, लेकिन एक रूल का ध्यान रखें कि यहाँ पर हमने जब रिएक्शंस को इक्वेशन को प्लस किया है तो ध्यान रखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वहाँ पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करने पर ही हमारी वैल्यू जो है इन रिएक्शंस के इक्वल आएगी, है ना। यहाँ प्लस किया है इसको हमने, तो हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही इसके बराबर इक्वल वैल्यू हमारी आएगी। तो जैसा कि हमने कहा फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को हमने प्लस किया तो हमने क्या कहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ही जो है वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू क्या आना चाहिए, इनके मल्टीप्लाई, वहाँ प्लस करने पर वैल्यू आई तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर जो है K की वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है 1/K1 की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर 1/K2 की वैल्यू रखेंगे और इसके इक्वल हमारी K की वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर हमने K की जगह
के की वैल्यू रख दी है, ठीक है। ये अब यहाँ पर हम 1/k1 की वैल्यू रखेंगे। इसको हमने 1/k1 की वैल्यू भी रख दी, अब हम रखेंगे 1/k2 की वैल्यू, है ना। 1/k2 की वैल्यू रखेंगे अब हम। ये हमने जो है 1/k2 की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दी है। अब जैसे हमने वहाँ पर कैंसिल किया था रिएक्शन में, वैसे यहाँ पर भी के इक्वल लाने के लिए हमें k1 और k2 को में जो कैंसिल करने लायक है हम उनको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या NO2 को NO2 से कैंसिल किया था, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचा N2 और 2 ऑक्सीजन है तो ये स्क्वायर हो जाएगा और नीचे NO2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारी जो ये के की वैल्यू है, ठीक है ना, इससे ये वैल्यू क्या दिख रही है, डबल है, हर चीज़ डबल है। ये हाफ है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये इसकी डबल 2 है, या NO2 सिंगल है तो ये डबल है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अगर हम रूट कर दें तो ये वैल्यू क्या होगी, इस के की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। करें हम इसका रूट, तो हमने जो है के इक्वल करने के लिए इसका रूट कर दिया। हमने इसका रूट किया है के इक्वल करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी रूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, डबल थी। इसका रूट करने पर ही ये इसके के इक्वल हुई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दो तरीके से। हम इसको ऐसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/k1 k2 का रूट ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर क्या करें हम इसको k = 1/k1 k2 का हाफ, क्योंकि रूट क्या होता है, इसका हाफ होता है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमारे आंसर में जो भी वैल्यू दे रखी है वो उसका ये आंसर हो जाएगा। हम चेक करते हैं आंसर में किस तरह से दे रखा है इसको। तो इस वैल्यू को जो है रूट के बजाय यहाँ पर हाफ की तरह रख रखा है, यानी हमारा आंसर सी यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। k = 1/k1 k2 और ये हाफ, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर सी होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।